अच्छा, हमने डिस्कस किया था केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स और इंट्रोडक्शन देखा था एंडोक्राइन सिस्टम का। आज मतलब ये जो शाम वाली क्लास है यहाँ पे हम मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स एक टॉपिक है छोटा सा, वो कवर करेंगे और उसके बाद जो हाइपोथैलेमस के एंजाइम्स हैं वी विल मूव टू दैट टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास देखें हार्मोन्स के बारे में एक चीज़ हमने कही थी कि हार्मोन्स, ज़्यादातर हार्मोन्स प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, और कुछ हार्मोन्स जो है वो लिपिड हार्मोन्स या फिर आप इन्हें स्टेरॉइड कह सकते हैं। अब देखें प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जिस तरीके से काम करते हैं और जो लिपिड हार्मोन्स हैं उनका काम करने का तरीका अलग होता है। क्यों और कैसे? देखो, ये हमारे पास सेल है, ठीक है, और हमें पता है कि सेल की बाउंड्री पे क्या है, लिपिड की बनी हुई, हाँ, लिपिड की बनी हुई बाई लेयर है, सही है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद आ रहा है? क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब और किसने दिया था? ओके, हाँ, 1972 किसने दिया था? सिंगर एंड निकल्सन। ठीक है, तो सिंगर एंड निकल्सन ने 1972 के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। वापस आ जाते हैं हार्मोन्स पे। तो हमारे पास जो लिपिड की बनी हुई ये बाइलेयर है, ये अपने तरफ, अपने अंदर से किसी स्पेसिफिक चीज़ों को ही पास ऑन होने देती है। उनमें से एक चीज़ है लिपिड की बनी हुई कोई चीज़ हो। कैसे? क्योंकि ये खुद लिपिड की बनी हुई है। अगर यहाँ से कोई वाटर सॉल्यूबल चीज़ गुजरेगी तो यहाँ से वो डायरेक्टली पास नहीं हो सकती, क्योंकि लिपिड क्या है? हाइड्रोफोबिक है, सही है। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन खुद हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो लिपिड जो है पानी या पानी से रिलेटेड जो भी कोई चीज़ होती है उसे अपने अक्रॉस नहीं जाने देती। तो इसीलिए प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, लिपिड हार्मोन्स कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। जो प्रोटीन, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जब भी कोई वाटर सॉल्यूबल चीज़ सेल के अंदर जाती है तो वो किसी और मॉलिक्यूल के अंदर सराउंड होके और फिर उसके बाद वो अंदर जाती है। इसी तरीके से जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होंगे वो भी किसी और मॉलिक्यूल की मदद से सेल के अंदर जाएंगे और जहाँ पे भी उन्हें एक्ट करना, चाहे वो न्यूक्लियस हो या साइटोप्लाज्म हो, वहाँ पे अपना एक्शन करेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते। अच्छा, आई विल टेक योर क्वेश्चंस, जस्ट अ मिनट। बस ये यहाँ पे हम ये लिख लें कि जो लिपिड हार्मोन्स हैं वो क्या हैं? वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। हाँ, तो अभी सवाल क्या है? सवाल किसी ने किया है कि प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो हैं उनका पानी से क्या लेना देना, वो क्यों सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं जा सकते? तो देखो, जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होता है। मैंने अभी कहा कि जो सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अराउंड जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पानी और उससे रिलेटेड कोई भी मॉलिक्यूल को अपने अक्रॉस नहीं पास होने देती, चाहे वो प्रोटीन क्यों ना हो। क्योंकि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं। तो कोई भी वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं जाएगा, ठीक है। और ये लिपिड सॉल्यूबल हैं। तो इसीलिए जो प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है ये तो जाके डायरेक्टली, लिपिड वाला हार्मोन जाके डायरेक्टली एक्ट करेगा किसके ऊपर? साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस। लेकिन जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है ये किसी और
मॉलिक्यूल की मदद से सेल के अंदर जाएगा, और वो जो कोई और मॉलिक्यूल है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। और सेकेंडरी मैसेंजर्स बहुत मतलब ऐसा नहीं कि एक ही सेकेंडरी मैसेंजर, बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसका नाम याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैम्प से आप याद रख सकते हो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपने ATP का नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये वो ATP की ही मोनोफॉस्फेट वाली फॉर्म है, जिस यहाँ पे C जो है वो साइक्लिक के लिए इस्तेमाल किया गया है। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइक्लिक। बाकी पूरा सेम है कि एडिनोसिन वो ट्राईफॉस्फेट था, तो इसके पास क्योंकि एक फॉस्फेट होता है तो ये क्या हो जाएगा? मोनोफॉस्फेट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं उनमें एक एक्सेप्शन होती है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो है थायराइड हार्मोन की एक्सेप्शन। मैंने कहा था कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, कौन से? T3, T4, ये क्या है? ये बने हुए हैं किससे? प्रोटीन से। तो इनको कैम्प के थ्रू सेल के अंदर जाना चाहिए, ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दे डोंट नीड कैम्प, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये बने हुए तो प्रोटीन से, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं ये, लेकिन दे डोंट नीड कैम्प। ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। डन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम लोग अब आएंगे ग्लैंड्स के ऊपर। अब ग्लैंड्स में हमारे पास एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कि मैंने पहले भी लेक्चर 1 में भी बताया था। एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि इन्हें आप कहते हैं डक्ट ग्लैंड्स। सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये हार्मोन सिक्रीट करता है। इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। और कुछ ग्लैंड्स जो है वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन दिखाते हैं। इन्हें आप मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं, जैसे कि पैनक्रियास। ठीक है, हम बात करेंगे किसके बारे में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में इस चैप्टर में। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी बॉडी का सबसे जो मेन ग्लैंड है, सबसे जो सबका बॉस है, वो क्या है? उसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्योंकि वो बॉस है तो मास्टर आप लिख सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अब कुछ बुक्स कहती हैं, पहले कहा जाता था हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ग्लैंड, उसके बाद कुछ एडिशंस आए, उन्होंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। हम लोग जो पढ़ेंगे वो अपने, अगर आप देखें, जो जनरली मास्टर ग्लैंड जिसे कंसिडर किया जाता है वो है आपका हाइपोथैलेमस। सही है, हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास समझ लें, ये जो हाइपोथैलेमस है ये बॉस है, और इसका असिस्टेंट कौन है? इसका असिस्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने होते हैं? 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं। एक और चीज़, यही हम कंटिन्यू करते हैं आगे जाके। बस 2-3 पॉइंट्स जो यहाँ पे मेंशन करने हैं मुझे, वो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको। एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमने कहा था कि कौन सा ऑर्गेनल ग्लैंड का काम होता है कोई चीज़ सिक्रीट करना। हमने सेल वाले चैप्टर में ये बात मैंने आपसे कही थी, बहुत बार टेस्ट में भी पूछा गया कि कौन सा ऑर्गेनल सिक्रीशन से एसोसिएटेड होता है, तो वो था कौन सा? गोल्जी।
गोल्जी एपरेटस बोल सकते हो, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी सिक्रीशन से रिलेटेड है, इसका काम ही, इसका फंक्शन ही सिक्रीशन है। तो क्योंकि ग्लैंड्स का काम सिक्रीशन करना होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लैंड्स हैं, जितने भी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उनके अंदर जो गोल्जी है वो वेल डिवेलप्ड है, कह सकते हैं, ठीक है। तो वो वेल डिवेलप्ड है और सबसे अबंडेंट भी है, सही है। अच्छा, हमारे पास हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। अब ब्रेन की क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको नर्वस सिस्टम थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। ऐसा ही है ना, ब्रेन क्या है, ब्रेन आपके पास सेंट्रल कंट्रोल है हमारी बॉडी का, जिसको हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब जो हाइपोथैलेमस है ये किसका हिस्सा है? ये फोर ब्रेन में आता है। फोर ब्रेन में कहाँ आता है? तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं। मैं लिख नहीं रही ये सब कुछ क्योंकि ये नर्वस सिस्टम वाली बात है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बोल रही हूँ, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। खैर, फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है? डायनसेफेलॉन और टेलेनसेफेलॉन। जो टेलेनसेफेलॉन है वो है सेरिब्रम, सही है। और जो डायनसेफेलॉन है उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ आती है? थैलेमस। यानी कि फोर ब्रेन के अंदर क्या है? डायनसेफेलॉन आ गया। और डायनसेफेलॉन के अंदर हमारे पास थैलेमस आता है और लिम्बिक सिस्टम आता है। क्या आता है? लिम्बिक सिस्टम। मैं पूरा एड्रेस दे रही हूँ आपको किसका? हाइपोथैलेमस का। अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या? हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस और एमिगडाला, सही है। हिपोकैम्पस होता है मेमोरी के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी। हाइपोथैलेमस जो हमारी काम की चीज़ है इस चैप्टर के लिए। और तीसरा क्या? एमिगडाला। एमिगडाला मतलब जो इमोशंस हैं, जो भी आपके पास कोई चीज़ करने का जब आप कहते हैं ना दिल चाह रहा है, तो वो एमिगडाला कंट्रोल करता है। तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर हमारे पास हाइपोथैलेमस आता है। तो ये आपके पास क्या है? ये हाइपोथैलेमस के घर का एड्रेस है कि कहाँ पे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। क्लियर हो गया? सिंपल, यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं है। अब किसी ने पूछा है फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या था? नाम तो फोर ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्रोसेफेलॉन, ठीक है। फोर ब्रेन मिड ब्रेन होता है, ठीक है। मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को रॉबिनसेफेलॉन कहते हैं। फोर ब्रेन इज प्रोसेफेलॉन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे पास ब्रेन का ऐसा वाहिद पार्ट है जो कि खुद भी हार्मोन सिक्रीट करता है। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, कोई भी न्यूरॉन हार्मोन नहीं बनाता, लेकिन हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हार्मोन बनाते हैं। और ऐसे न्यूरॉन्स जो कि हार्मोन्स बनाते हैं इन्हें कहते हैं न्यूरो सिक्रीटरी। न्यूरो सिक्रीटरी सेल। देखो, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड भी है और ये ब्रेन का पार्ट भी है। तो इसीलिए क्योंकि ब्रेन का पार्ट है तो ये न्यूरॉन कहलाता है, और सिक्रीटरी क्योंकि ये सिक्रीशन कर रहा है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात हो गई हाइपोथैलेमस की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? आपके प्यारे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है